नमस्ते। मैं डॉक्टर संपतराम रहगर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदी हुई। आज हम BA पार्ट 3 के प्रश्न पत्र प्रथम में अरस्तु की संपत्ति और परिवार संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु संपत्ति और परिवार को मानव समाज के लिए एक आवश्यक संस्था मानता है। प्लेटो राज्य के संरक्षकों यानी शासक और सैनिक वर्ग के लिए इसका उन्मूलन करना चाहता है। यानी प्लेटो के राज्य के संरक्षकों के लिए इसका उन्मूलन करना चाहता है। संरक्षक वर्ग का अर्थ यह है, यहाँ पे शासक और सैनिक वर्ग से लिया गया है और इसका अरस्तु घोर विरोधी है। संपत्ति विषयक विचार के संबंध में अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक में 8वें और 11वें अध्याय से तक इस विषय का विस्तृत यानी विशद विवेचन किया है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति का उद्देश्य जीवन की आवश्यकताएं पूरी करना है। ये आवश्यकताएं निम्न प्रकार की आजीविकाओं से पूरी की जा सकती है, जिसमें हम बात करें पशुपालन की, शिकार की, डकैती की, मछली पकड़ना, खेती और व्यापार करना, ये श्रेणियाँ इसमें आती हैं। मनुष्यों की सबसे अधिक संख्या अपनी जीविका कृषि से प्राप्त करती है। यानी मनुष्य का बहुत सारा समुदाय कृषि करके अपना जीविकोपार्जन का उपाय करता है या उसमें अर्न करता है। इसे अरस्तु की श्रेष्ठ व्यवसाय की वृत्ति भी मानता है कि ये व्यवसाय का सबसे सुगम और बेस्ट तरीका है। वह जीविकोपार्जन के 2 स्वरूपों को मानता है। पहला प्राकृतिक, दूसरा अप्राकृतिक। यानी धन कमाने के, धनोपार्जन के 2 साधन, 2 स्वरूप अरस्तु मानता है, जिसमें पहला स्वरूप प्राकृतिक स्वरूप है और दूसरा अप्राकृतिक स्वरूप है। प्राकृतिक स्वरूप का अर्थ यह है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला धन अर्जन करने का साधन ये उसी सीमा तक होना चाहिए जहाँ तक वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। किंतु जब इसमें सीमा का कोई विचार नहीं रखा जाता है और इसका लक्ष्य केवल धन कमाना और अपरिमित संपत्ति का संग्रहण करना होता है, तो ये बिल्कुल अप्राकृतिक और निंदनीय हो जाता है। यानी ये बिल्कुल अप्राकृतिक धनोपार्जन के श्रेणी में आता है। सूदखोरी को वह इसी दृष्टि से बहुत अधिक बुरा मानता है। अरस्तु ये कहता है कि सूदखोरी से अगर धनोपार्जन किया जाता है तो वो सबसे बुरा है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्योंकि इस प्रकार के साधन में रुपयों के द्वारा अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं की जाती हैं, किंतु दूसरों की बेबसी यानी लाचारी और गरीबी का लाभ उठाते हुए पैसे द्वारा अधिक से अधिक पैसा पैदा किया जाता है। अरस्तु के शब्दों में धन कमाने का सबसे घृणित उपाय सूद लेना है और इसको घृणित होना बुद्धि संगत है। अरस्तु ने संपत्ति के वितरण के संबंध में भी सुंदर विवेचना की है। उसके मतानुसार वस्तुतः समाज में धन के दूषित वितरण से ही आर्थिक विषमताओं को जन्म दिया है या जन्म होता है। धनी निर्धन का भेद किया जाता है या भेद होता है। भीषण असंतोष और साम्यवाद आदि क्रांतिकारी विचारधाराओं की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई है। इसके संबंध में अरस्तु ने 3 प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। वो 3 प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था क्या हैं, किस प्रकार से हैं, जिसमें पहली वैकल्पिक व्यवस्था है भू संपत्ति व्यक्तिक हो किंतु इसका उपयोग सामूहिक हो, सब लोग इसका समान रूप से उपयोग कर सकें। यानी संपत्ति व्यक्तिक हो पर इसका उपयोग सामूहिक होना चाहिए
और दूसरी जो उपाय है, बात है धनोपार्जन में, वो यह है कि संपत्ति सामूहिक हो पर उसका उपभोग व्यक्तिक हो। तीसरा है संपत्ति सामूहिक हो और इसका उपभोग भी सामूहिक हो। अरस्तु इन तीनों में से सबसे पहला विकल्प के पक्ष में है, वो सबसे पहला विकल्प को उपयुक्त मानता है। वह संपत्ति को व्यक्तिगत रखते हुए इसका उपभोग समाज की भलाई के लिए करना चाहता है। इसे वह मनुष्य को आनंद प्रदान करती है। इसमें परोपकार, दया, दाक्षिण्य, उदारता आदि सद्गुणों का विकास करती है। परिवार का भी वह इसी आधार पर समर्थन करता है और इसलिए वह प्लेटो के साम्यवाद का विरोधी है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत परिवार को समाप्त करने की प्लेटो की योजना की आलोचना, यानी व्यक्तिगत परिवार बना करके रहें, इस विचारधारा को समाप्त करना प्लेटो की योजना थी। तो इसकी आलोचना अरस्तु करता है। प्लेटो के व्यक्तिगत परिवार को स्वार्थपरकता का मूल मानते हुए उसको समाप्त करना चाहता है, करके दार्शनिक शासकों का स्त्रियों पर ऐसा सामूहिक अधिकार स्थापित करना चाहता है जिसमें बच्चे राज्य द्वारा पाले जाएं और एक आयु के सभी पुरुष और स्त्रियां अनेक माता पिता भाई बहन समझे जाएं। अरस्तु निम्न कारणों के आधार पर इसकी आलोचना करता है। क्या कारण है? उसमें सबसे पहला कारण यह है कि परिवार मानव समाज की प्राकृतिक, स्वाभाविक और आवश्यक व्यवस्था है। राज्य का मूल स्वरूप परिवार में ही निहित है, क्योंकि प्रारंभ में परिवार, अगर हम कल्पना करें प्रारंभ से लेकर के, तो प्रारंभ में सबसे पहले परिवारों के समूह से ग्राम और ग्रामों के समूह से राज्य बना है। परिवार की जिस संस्था से राज्य का निर्माण होता है उसका राज्य से कैसे लोप किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। उसमें परिवार बहुत अनिवार्य व्यवस्था है। तो यहाँ पे प्लेटो के जो व्यक्तिगत परिवार की जो अवधारणा है उसको वो समाप्त करना चाहता है। तो इसके विपक्ष में अरस्तु ये कहता है कि ये एक प्रारंभिक अवस्था थी और इसको विलोप नहीं किया जा सकता है। दूसरा, मनुष्य के व्यक्ति के विकास के लिए जिस प्रकार संपत्ति की आवश्यकता होती है वैसे ही परिवार की भी आवश्यकता, यानी बराबर महत्व है। जिस प्रकार से व्यक्ति के विकास के लिए संपत्ति की आवश्यकता होती है उसी भांति ही परिवार भी बहुत आवश्यक संस्था है। तीसरी जो आलोचना है, परिवार नैतिक गुणों के विकास की दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी संस्था है जिसमें व्यक्ति को नैतिक गुण प्रदान किए जाते हैं, दिए जाते हैं, उसको प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें व्यक्ति उदारता, स्वार्थ त्याग, परोपकार, संयम आदि सद्गुणों का विकास करता है। परिवार में रह कर के इन सब गुणों को वो ग्रहण करता है। प्लेटो यह समझता है कि राज्य जब तक एक विशाल परिवार का रूप धारण करेगा, प्लेटो का ये मत है। प्लेटो ये कहता है, ये समझाता है कि राज्य जब तक एक विशाल परिवार का रूप धारण करेगा तभी उसमें तेरे मेरे सब झगड़े मिट जाएंगे, राज्यवासियों में प्रेम बढ़ेगा, व्यक्तिगत परिवार न रहने पर सब छोटे बड़े राज्य की बड़ी आयु वाले व्यक्तियों के पुत्र समझे जाएंगे। अरस्तु ने इस व्यवस्था की खिल्ली उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए ये कहा है कि इस प्रकार अनेक व्यक्तियों की संतानें होने पर भी पुत्र को वो प्रेम और संरक्षक नहीं मिलेगा जो आजकल व्यक्तिगत परिवार में बच्चे को अपने माँ बाप से मिलता है। प्रेम का क्षेत्र जितना ही अधिक विस्तृत होता है उसकी गहराइयाँ तथा प्रगाढ़ता की मात्रा भी उतनी ही कम होती जाती है। जो सबका बच्चा होता है वह किसी से भी अधिक स्नेह प्राप्त नहीं कर पाता, यानी इंडिविजुअल जो माता पिता का प्यार बच्चे को मिलता है वो सामूहिक रूप से किसी बच्चे को नहीं मिलता है। प्लेटो की व्यवस्था में प्रत्येक नागरिकों के हजारों बच्चे होंगे तथा प्रत्येक बच्चे के हजारों पिता होंगे। इनमें कभी वैसा प्रेम नहीं हो सकता है जैसा कि व्यक्तिगत परिवार वाले माता पिता बच्चों में पाया जाता है,
इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, क्योंकि सब बच्चों के पिता सब हैं और सब के पिता सब बच्चे हैं। तो ऐसे में अगर हम व्यक्तिक परिवार की कल्पना करें तो व्यक्तिक परिवार में बच्चे को ज़्यादा प्यार मिलता है, ज़्यादा संस्कारित होता है, ज़्यादा वो गुणी होता है, उसमें ज़्यादा संस्कार निहित होते हैं। तो प्लेटो यहाँ कहता है, अरस्तु ये कहता है कि इस स्थिति पर अरस्तु ने क्रूर व्यंग करते हुए लिखा है कि प्लेटो की पद्धति के अनुसार किसी भी पुत्र होने की अपेक्षा किसी व्यक्ति का वास्तविक चचेरा होना अधिक अच्छा है। यानी पुत्र के बजाय कहीं अगर वास्तविक चचेरा भाई हो जाए या चाचा हो जाए तो वो ज़्यादा महत्व रखता है, न कि पुत्र रखता है, क्योंकि इसमें अपनी संतान न होने पर भी परिवार में जितना स्नेह, दुलार, संरक्षक और सुरक्षा प्राप्त होती है उतनी प्लेटो के बेटे को भी नहीं मिलती है। अरस्तु के अनुसार बच्चों की देखरेख के लिए राज्य की ओर से स्थापित शिशुशालाएं और दाएं माँ बाप तथा परिवार का स्थान कभी नहीं ले सकती हैं। वो सोचे कि भाई माँ बाप हैं, वो इस प्रकार का दायित्व नहीं ले सकती हैं। अब हम बात करते हैं संपत्ति विषयक अथवा आर्थिक साम्यवाद की आलोचना। प्लेटो के संपत्ति और आर्थिक साम्यवाद की आलोचना कैसे की जाती है या कैसे की गई है, उसमें प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना में अरस्तु ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला तर्क तो यह है कि संपत्ति के सामूहिक होने की व्यवस्था में जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करने वाले होंगे उन्हें ये शिकायत होगी कि उन्हें अपने परिश्रम के अनुपात में कम प्रतिफल मिलता है और कम परिश्रम करने वालों को अधिक मिलता है। ये इस प्रकार की शिकायत इस व्यवस्था में मिलती है। दूसरी जो आलोचना है वो यह है कि मनुष्य तब अधिक क्षमता, परिश्रम तथा लगन से के साथ कार्य करेगा जब उन्हें व्यक्तिगत लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। यह एक स्वाभाविक है। अगर व्यक्तिगत लाभ दिया जाएगा तो वो व्यक्ति लगन से काम करेगा और अधिक करेगा, क्षमता से ज़्यादा काम करेगा। तो ये संभावना होती है। यदि उसे इस संभावना होती है, यदि उसे इस संभावना नहीं होती है तो अधिक परिश्रम नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमताओं के साथ वो काम नहीं कर पाएगा। तीसरी बात यह है कि सामूहिक संपत्ति और सामूहिक उपभोग सब प्रकार के झगड़ों की जड़ होती है। यानी ये तर्क भी है, अरस्तु प्लेटो के साम्यवाद का ये तर्क देता है कि सामूहिक संपत्ति और सामूहिक उपभोग सब प्रकार के झगड़ों की जड़ होती है। ये कहावत प्रसिद्ध है कि साजे की हंडिया चौराहे पर ही फूटती है। इस प्रकार से अगर इस रखेंगे तो ये चल नहीं पाएगा। चौथा है, व्यक्तिगत संपत्ति मनुष्य को बड़ा आनंद और गर्व प्रदान करती है। जिसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्तिगत संपत्ति से मनुष्य ज़्यादा खुश होता है और उसको ज़्यादा संरक्षित करके ज़्यादा आनंद और गर्व उठाता है या अनुभव करता है। इसके साथ साथ ही व्यक्तिगत संपत्ति के कारण समाज में जो झगड़े होते हैं उसका कारण संपत्ति का व्यक्तिगत होना नहीं है, किंतु मानवीय प्रकृति की दुष्टता से होता है। शिक्षा द्वारा यदि मानवीय प्रकृति को सुधार दिया जाए तो ये झगड़े उत्पन्न ही नहीं होंगे, ये झगड़े समाप्त हो जाएंगे। अगला है, प्लेटो यदि साम्यवाद को अच्छा समझता है तो उसे राज्य के शासक और सैनिक वर्ग तक ही क्यों सीमित रखा, उसे उत्पादक और कृषक वर्ग के पर भी क्यों नहीं लागू किया गया है। यानी ये तर्क है कि प्लेटो केवल दो ही वर्ग, शासक और सैनिक वर्ग तक ही संपत्ति विषयक या परिवार विषयक साम्यवाद को लागू करता है, परंतु यह है उत्पादक वर्ग जो कृषि का कार्य करते हैं और अन्य उत्पादक के कार्य करते हैं, उनके लिए ये सीमा निर्धारित नहीं है। व्यक्तिगत संपत्ति को प्राप्त होने वाले आनंद से शासक वर्ग को वंचित करना अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। प्लेटो का ये मानना है कि व्यक्तिगत संपत्ति शासक वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसके साथ तो अन्याय हुआ ना, उसके साथ न्याय नहीं हुआ, वो आनंद नहीं उठा सकता है, तो ये एक अन्यायपूर्ण है। इसके साथ साथ ही ये बात भी सामने आई है, अरस्तु ये कहता है कि इतिहास और मानव जाति का पुराना अनुभव यह है कि प्लेटो के साम्यवाद का पोषण नहीं है, क्योंकि ऐसा साम्यवाद इतिहास में कहीं नहीं पाया गया। ये देखा गया कि प्लेटो के द्वारा जो बनाया गया साम्यवाद है वो इतिहास में कहीं भी नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, अरस्तु की इस आलोचना में कई दोष पाए जाते हैं। अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद की जो आलोचना की गई है उस आलोचना के अंतर्गत कई दोष
बताए गए हैं उन दोषों की चर्चा करेंगे। पहला दोष तो यह है कि अरस्तु ये मान करके चलता है कि प्लेटो का साम्यवाद सब लोगों के लिए है, राज्य में रह रहे सभी व्यक्तियों के लिए है। वस्तुतः प्लेटो का जो साम्यवाद है वो केवल सैनिक और शासक वर्ग तक ही सीमित है। केवल दो ही वर्गों को उसका में रखा गया है, दायरे में रखा गया है। इसके साथ ही अरस्तु का ये कहना भी ठीक नहीं है कि साम्यवाद की व्यवस्था इतिहास में कहीं प्रचलित नहीं है। ऐसा नहीं है। यूनान के इतिहास को अगर हम उठा के देखें तो संपत्ति पर समांस तथा राज्य के स्वामित्व पर कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही तीसरी बात ये आई है आलोचना में, दोष में, अरस्तु द्वारा साम्यवाद को अत्यधिक महत्व देना है। वस्तुतः प्लेटो शिक्षा द्वारा ही दार्शनिक शासकों के अधपतन को रोकना चाहता है। शिक्षा इसकी मुख्य औषधि है और साम्यवाद पूरक अथवा अनुषंगिक औषधि है। अरस्तु ने गलती से इसे मुख्य मान लिया गया। ऐसी गलतियां तो ध्यान में रखते हुए प्लेटो अथवा अरस्तु के ग्रंथों में प्रसिद्ध अंग्रेजी अनुवादक जावेट ने लिखा है कि प्लेटो की रिपब्लिक और लाज पर अरस्तु की आलोचनाएं भ्रांतियां तथा असंगतियों से भरी हुई है। धन्यवाद।